स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइसक्रीम खाई है, कौन खाया ही होगा, तो नहीं खाया होगा तो किसी को खिलाया होगा। एक डिस्क है, एक स्फीयर है और कंप्लीट में से उतना पोर्शन जितना कि काटा गया है, अगर उसका मास माइनस कर दिया जाए तो बचा हुआ जो आपके पास पोर्शन है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्लास 11 फिजिक्स का एक डिफरेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, सेंटर ऑफ मास। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास कोई मार्कर है, आप इसको एक बड़ी रोड मान लो, इसके इधर भी मैंने 5 kg हैंग किया है, 5 kg मास, और इधर भी 5 kg मास को हैंग किया है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बैलेंस करूँ, तो बैलेंस कहाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है सेंटर में। भाई इधर भी 5 किलो इधर भी 5 किलो, तो बीच में बैलेंस होगा ना। लेकिन अगर मैं इधर 7 kg कर दूं और इधर 5 kg, अब कहाँ बैलेंस होगा, कैसे बताओगे। एग्जैक्ट पॉइंट बताना। आप कहोगे सर थोड़ा इधर होगा भारी वाले की तरफ, ठीक है, लेकिन कहाँ, एग्जैक्टली कहाँ, तो ये सब अगर आपको फाइंड करना है तो लास्ट वीडियो जा करके देखना होगा। आज के वीडियो के अंदर भी हम लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे ही बात करेंगे, लेकिन ट्रंक्टेड बॉडीज के लिए। ट्रंक्टेड बॉडीज क्या होती है, जैसे कि कोई भाई एक सर्कल है मेरे पास, उस सर्कल का एक छोटा टुकड़ा निकाल लिया मैंने, फिर बोला कि सर्कल का सेंटर ऑफ मास बताओ, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, है ना। जैसे कोई एक रेक्टेंगल हो सकता है आपके पास, और उसका एक टुकड़ा निकाल लिया इन्होंने, और फिर बोला कि भाई आप बताओ कि ऐसे क्वेश्चंस नेट में बहुत देखे जाते हैं ना, कि एक टुकड़ा निकाल के बोलते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ होगा। तो ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जो ट्रंक्टेड बॉडीज हैं उनके लिए आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और बहुत इजी ट्रिक के साथ, है ना, कि कैसे हम मास को, सेंटर ऑफ मास को उसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत आसान है ना। तो लेकिन उसके पहले मेरे पास कुछ है आपके लिए। क्या है ये? कुछ फिक्स्ड फॉर्मूलाज हैं सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने के लिए, कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के। पहला है सेमी सर्कल। सेमी मतलब आधा, सर्कल मतलब आप समझते ही हैं सर्कल। तो सेमी सर्कल यानी आधे सर्कल का कोई आपसे पूछता हो कि तुम बताओ यार इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा इस पॉइंट पे, यानी 2r/π पे। तो r तो रेडियस होती है, आप इसमें डायरेक्ट रखो, रेडियस की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू आपको पता ही है। दूसरा है सेमी डिस्क। अगर कोई डिस्क हो आपके पास, डिस्क तो पता ही है, उस डिस्क का आधा कर दो आप तो सेमी डिस्क, और उस डिस्क के लिए फॉर्मूला होगा 4r/3π, और ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, यानी इससे जो फाइंड आउट करोगे उसी पे। फिर यहाँ r/2, ये किसके लिए, होलो हेमिस्फेयर। स्फेयर आप समझते हैं, स्फेयर, होलो मतलब खोखला, और सेमी है ना, होलो हेमिस्फेयर है ना, तो होलो हेमिस्फेयर, ठीक है। तो स्फेयर है लेकिन कैसा है, खोखला है। तो ऐसे स्फेयर के लिए अगर आपको निकालना पड़ जाए सेंटर ऑफ मास, तो सीधा करोगे r/2, सेंटर ऑफ मास। वो इस पॉइंट पे हो जाएगा जहां भी, भाई सेंटर है तो थोड़ा सा साइड में होगा ही, क्योंकि आपने इसको आधा कर दिया है, ठीक है। कल सिमेट्री की वजह से बताया था ना, ये देख पा रहे होंगे ना आप। देखो हर जो सेंटर ऑफ मास है वो y एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है, y एक्सिस पे। क्यों कर रहा है, इस सिमेट्री की वजह से। आपको, आप इसमें देखो, अगर आप x एक्सिस के अलोंग इसको काट दो, यहाँ से काट दो, या यहाँ से काट दो, या जहाँ से भी काट दो, तो दोनों साइड इक्वल मास नहीं होगा। तो x एक्सिस की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि x एक्सिस सिमेट्रिकली x एक्सिस के ऊपर सेंटर ऑफ मास आना पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि आपने अगर इसको यहाँ से काटा, सपोज दैट आपने इसको यहाँ से काट दिया, थोड़ा ऊपर से भी काट दिया, तो क्या हो जाएगा, तो इस साइड वाला मास उस साइड वाले मास के बराबर है ही नहीं। लेकिन अगर y एक्सिस के अलोंग काट दिया ना, देखो बीच से काटा, तो इधर वाला पोर्शन और इधर वाले पोर्शन का मास बिल्कुल बराबर आएगा, इनका मास बिल्कुल इक्वल आएगा। तो इसलिए y एक्सिस पे ही इसका सेंटर ऑफ मास कहीं एग्जिस्ट करेगा। लास्ट वीडियो में बताई थी आपको ये बात। तो ये देख लिया करो, सिमेट्रिकली भी देख लिया करो इसको, है ना। तो तीनों के लिए फॉर्मूला हो गया। इसमें भी देखो ऐसे ही, इसमें भी अगर आप इधर से काटोगे तो उधर का मास इधर का मास, x एक्सिस से के हिसाब से काटोगे तो बराबर आएगा ही नहीं, y एक्सिस के हिसाब से काटोगे तो इधर वाला पोर्शन बराबर है। तो y एक्सिस पे ही आपको ढूंढना है सेंटर ऑफ मास, और मैंने ढूंढ के फॉर्मूला बता दिया है, r/2, रेडियस रख दो, अपॉन में 2 रख दो, वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक। ऐसे ही देखो इसके लिए सॉलिड हेमिस्फेयर है, वो खोखला था, ये भरा हुआ स्फेयर है, ठीक है ना। तो सॉलिड हेमिस्फेयर, इसके लिए फॉर्मूला होता है 3r/8, और ये इसका मास भी कहाँ होगा, y एक्सिस पे, क्योंकि इधर वाला पोर्शन दोनों बराबर है अगर y एक्सिस पे एक लाइन ड्रा करते हैं। ये है एक होलो कोन। इसके लिए भी देखो, अगर यहाँ से लाइन खींची जाए तो ऊपर वाला और नीचे वाला मास बराबर कभी नहीं आ सकता। तो आप क्या करो, y एक्सिस के अलोंग लाइन खींचो, इसकी सिमेट्री बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली बढ़िया बन रही है। h इसकी हाइट है, h/3 रख दो, तो होलो कोन है। कौन समझते हो यार, आइसक्रीम खाई है, कौन खाया ही होगा, तो नहीं खाया होगा तो किसी को खिलाया होगा,
है ना। देखो तो यहाँ पे होलो कौन, खोखला कौन है, ठीक है, ये खाने लायक नहीं है, वो आएगा आगे वाला सॉलिड कौन, है ना, उसमें सब भरा हुआ है एकदम बढ़िया से, किसी को खिलाने के लिए एकदम ज़बरदस्त चीज़ है ना। तो मेरा कोई फेवरेट नहीं है। अभी तुम सोचो कि है ना बड़े मतलब कौन की बात इतनी अच्छे से कर रहे हैं सर, तो इनका फेवरेट होगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ इसका फॉर्मूला है h/4, तो h हाइट का कोई कौन है लेकिन सॉलिड है ना। लेकिन ये जो कौन आपको नजर आ ही रहा है यार, पूरा कौन है, इसको काटा नहीं गया है बीच से, कौन ऐसा ही होता है। तो अब इसके लिए भी अगर एक्स एक्सिस की लाइन अगर अलोंग खींचो तो बिल्कुल मतलब ही नहीं बनता, एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास बिलोंग करेगा ही नहीं। इसका सेंटर ऑफ मास तो किस पे बिलोंग करेगा, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो ये है इसका सेंटर ऑफ मास। तो ये फिक्स होते हैं, ये फिक्स होते हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी जब आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको राइट डाउन कर लेना अपने नोट्स में कहीं पे। फिर बात आती है कि सेंटर ऑफ मास किसके लिए, ट्रंक्टेड बॉडीज के लिए। ट्रंक्टेड बॉडीज क्या है, ये ट्रंक्टेड बॉडीज अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि एक सर्कल है, एक डिस्क है, एक स्फीयर है, उसके किसी एक पोर्शन को क्या करेगा, काट दे, बीच से निकाल देगा, ठीक है। जैसे ये कोई आपके पास एक सर्कल हो गया, जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। परफेक्ट सर्कल तो पता नहीं बना कि नहीं बना, पर एक सर्कल ज़रूर है। आपसे बोलता है अच्छा सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अब ये तो यार आपको पता होना चाहिए। देखो इसको अगर आप 4 टुकड़ों में काटो, देखो अगर वाई एक्सिस के अलोंग मैं लाइन खींचूं, अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग लाइन खींच दूं तो क्या होगा, दोनों साइड बराबर आ रही है, सिमेट्रिकली बराबर है, तो वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे ही देखो एक्स एक्सिस पे देखो, तो एक्स एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो इसमें भी देखो ऊपर और नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल बराबर है, उसमें नहीं आ रहा था, आधा काट दो फिर नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ होगा, इस सर्कल के सेंटर पे होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिकली। ऐसे ही कोई अगर ये हो आपके पास रेक्टेंगल हो, तो इसके लिए भी अगर आपको बोलता है कि भाई आप सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ होगा, आपसे पूछा जाता है कि आप बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो आप क्या करेंगे, पहले तो सिमेट्रिकली देखो, लाइन ड्रा करो बीच से लाइन निकाल दो, ये देखो बीच से लाइन निकाल दो ऐसे, तो देखो दोनों पोर्शन बराबर है, मतलब वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे ही इधर से खींच दो, एक्स एक्सिस को निकाल दो, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन दोनों बराबर है। तो बिल्कुल कहाँ होगा, इसमें भी सेंटर पे होगा। लेकिन ट्रंक्टेड बॉडीज क्या करो, आप इसको हटाओ, सब हटाओ, आपको क्या करना है, आपको करना है कि इसका एक छोटा सा सर्कल निकाल देगा बाहर। बोलेगा क्या कि इसका एक सर्कल है ना, उसको हमने बाहर निकाल दिया, मान लो इतना टुकड़ा है ना, इसका बाहर निकाल दिया, ठीक। और फिर बोलेगा कि जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और साइड में टच कर देते हैं, ठीक है ना। बोलेगा ये सर्कल है ना, यहाँ से हमने बाहर निकाल दिया, ये लो, ये सर्कल बाहर निकाल दिया। और बोले ये जो बचा हुआ है ना, ठीक है, ये जो बचा हुआ है, ये एरिया जो बचा हुआ है, इस एरिया का मास बताओ आप, ये बोलेगा आपसे। मतलब इस एरिया का मास नहीं बताओ, इस एरिया का सेंटर ऑफ मास बताओ, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो अगर ये सर्कल होता तो यहाँ सेंटर में होता, परफेक्ट सर्कल होता तो सेंटर में होता। अब क्या किया, इसने काट दिया इसको, मतलब इसने थोड़ा सा खोखला कर दिया, इसको निकाल दिया, एक कैविटी खाली जगह छोड़ दी। तो इस कैविटी को निकालने के बाद फिर इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। ऐसे ही मान लो इसके अंदर से एक छोटा पोर्शन काट देगा, निकाल देगा बाहर, बोलेगी ये लो आपका रेक्टेंगल है ना, इसमें से एक छोटा रेक्टेंगल निकाल देते हैं, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में मतलब क्या बोलेगा, देखो ये छोटा एक रेक्टेंगल, बोलेगी ये रेक्टेंगल हम यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, ये रेक्टेंगल बाहर निकाल दिया। और बोलेगा कि अब जो बचा हुआ पोर्शन है, अब जो ये बचा हुआ पोर्शन है ना, इसका लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ आप, ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसके लिए, इसको अगर बाहर निकाल दे। ऐसी बॉडीज को कहा जाता है ट्रंक्टेड बॉडीज। क्या है ये, ट्रंक्टेड बॉडीज है। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा इस तरह से कि कोई एक सर्कल है और उसका एक पोर्शन है वो निकाल दिया, तो ये बॉडी कैसी होगी, ट्रंक्टेड बॉडी हो गई। क्या करें इसके लिए, तो हम ये जो जितना जो पोर्शन है इसको निकाल के साइड में रख लेंगे हम। उसने तो निकाल के रख ही दिया है ना, तो हम भी रख लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इस सर्कल को फुल सर्कल मानेंगे। तो इस सर्कल को क्या करेंगे, हम इस सर्कल को मानेंगे फुल सर्कल। ये पूरा सर्कल है हमारा, ठीक है। हम मानते ही नहीं है कि भाई हमने इसको काट दिया है, और हम मान रहे हैं कि जो हमारा जो सर्कल है इसका जो मास है
वो है m1, ये मान रहे हैं। जो पूरा सर्कल है ना हमारा, ये जो पूरी बॉडी है, ट्रंकेटेड बॉडी जो हमारी, हम ट्रंकेटेड नहीं मान रहे इसको, हम कहते हैं कि भाई ये पूरी बॉडी है हमारी, ट्रंकेटेड है ही नहीं। तो इसका मास हम क्या कहते हैं कि m1 है, ठीक है। ये फुल बॉडी है, फुल बॉडी कंप्लीट, कहीं से कटी हुई नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि वो कहता है ना कि जितना पार्ट काट दिया था, क्वेश्चन में जितना पार्ट कटा हुआ बता रहा है, हम उस बॉडी को के उतने पार्ट को ला करके और इस पे चिपका देंगे। जैसे ये पार्ट कटा था ना, ये पार्ट कटा था, ठीक है, ये वो पार्ट है जो काट के दिया था हमें क्वेश्चन वाले ने कि भाई इतना खोखला है, ये कैविटी वाला हिस्सा है। तो ये जो पार्ट है वो कैसा है, जो जिसको काटा गया था, ये हमारी कैविटी है, ये हमारा कैविटी पोर्शन है। तो जो कैविटी पोर्शन है या रिमूव्ड पोर्शन है, इसका मास मान लेते हैं m2, इसका मास हम मान रहे हैं m2, इसका मास हम मान रहे हैं m2, ठीक है। जो कैविटी वाला पोर्शन था उसका मास हम क्या मान रहे हैं, m2 मान रहे हैं, ठीक है। तो ये m2 मास हो गया हमारा कैविटी वाले पोर्शन का। अब क्या करते हैं, इस पार्ट को उठा के इस पे चिपका देंगे। क्या करेंगे, इस पार्ट को उठा के इस पे चिपका देंगे, ठीक है। चिपका देते हैं, तो ये पार्ट हमने ये चिपका दिया, ये पार्ट हमने चिपका दिया, ठीक है। इस पार्ट को हमने यहाँ चिपका दिया है। और अब इसका क्या करेंगे, हम इस टोटल का क्या करेंगे, इस टोटल के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। इस बात का मतलब समझे आप, यानी पहले हमारे पास मास m1 था, अगर इस मास में से हम वो मास को माइनस कर दें, उसके मास को माइनस कर दें, जो काटा था उसी का मास अगर माइनस कर दें, तो जो बची हुई बॉडी बचेगी वो हमारे पास ऐसी बच जाएगी, कैविटी वाली खोखली। ये जो हमारी बॉडी है ना, कैसी खोखली बॉडी है हमारी, ठीक है ना। ये होलो है, यानी होलो मतलब, होलो का मतलब क्या हो रहा है, इसमें कैविटी है, ये ट्रंकेटेड है। ये जो बॉडी है कैसी है, ट्रंकेटेड, ये ट्रंकेटेड है, यहाँ से खोखली है, कैविटी बाहर निकाल ली गई है। लेकिन हम मान ही नहीं रहे कि हमारी बॉडी ट्रंकेटेड है। हमने क्या किया, हमने बोले कि हमने हमारी इस बॉडी को कंप्लीट मान लिया, कंप्लीट माना, और कंप्लीट में से उतना पोर्शन जितना कि काटा गया है, अगर उसका मास माइनस कर दिया जाए तो क्या ट्रंकेटेड बॉडी के मास के जितना ही बचेगा। सही बात है भाई, ये इसका मास अगर m1 मान रहे हो और m1 में से m2 को अगर माइनस निकाल दो तो सही है, जो बचेगा वो यही तो होगा। तो इसके लिए देखो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला है, क्या है, इसको देखो आप, तो इसको r सेंटर ऑफ मास हम लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, लास्ट वीडियो में बताया था। सबसे पहले m1 मास, दूसरा क्या हो जाएगा उसका x1, लेकिन x1 की बात यहाँ पे आ नहीं रही है, तो यहाँ पे r1 ले लो, कि इसकी रेडियस r मान रहे हैं तो r1, ठीक है, इसकी रेडियस प्लस, फिर हो जाता है क्या, अब माइनस करना है ना, अब माइनस करना है। तब तो अपन प्लस कर रहे थे, एक सिस्टम है हमारे पास दो बॉडी का, तो हम क्या कर रहे थे, m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसा कर रहे थे लास्ट वीडियो में। अब हमारे पास ये सिस्टम है ना, वो दो बॉडी का तो है, दो बॉडी हमने मानी है, पर उसको हमें नहीं इंक्लूड करना, उसको माइनस करना है इस बार। तो m1 r1 माइनस m2 r2, और अपॉन में क्या हो जाएगा, दोनों का मास m1 माइनस m2 कर दिया हमने, सही है। ये हो गया आपका फॉर्मूला जिससे आप फाइंड आउट करोगे। अब इस फॉर्मूला से हम एक चीज़ और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आपको तो ये तो पता ही होगा सिग्मा क्या होता है, सिग्मा के बारे में पता होगा। मास पर यूनिट एरिया को सिग्मा कहा जाता है, मास पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं, सिग्मा। भाई अगर हमारे पास ऐसा होता है मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है। मास पर यूनिट एरिया, यानी मास को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारा एक एरिया का, एक यूनिट एरिया का मास आप पूछो ना 1 मीटर स्क्वायर का, एरिया की यूनिट क्या है, लेंथ की मीटर, और एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, यानी क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए आप लिखो तो क्या हो जाता है, सिग्मा, ये हो जाता है सिग्मा। अगर आपको 2 मीटर स्क्वायर तो हम लिख देंगे 2 सिग्मा। अगर कोई आपको बोले कि 3 मीटर स्क्वायर तो 3 सिग्मा, कोई बोले 1000 मीटर स्क्वायर तो हम बोलेंगे 1000 सिग्मा, 1000 सिग्मा। हमको कोई बोले पूरा एरिया, इसका एरिया मान लो A है,
इसका एरिया क्या मान लो, इस पूरे का एरिया ए है, तो ए सिग्मा। मास को क्या लिख सकते हो, ए सिग्मा लिख सकते हो। मास को क्या लिखा जा सकता है, यहां लिख देता हूं थोड़ा सा साइड में, जो मास है उसको लिखा जा सकता है ए सिग्मा, ये लिखा जा सकता है ए सिग्मा। अब यहां हमारे पास क्या है, m1 है। पहले इस पूरे स्फीयर का मास हमने m1 माना है, तो इसको m1 को क्या लिखें, सिग्मा a1। इसका पहले वाले का एरिया क्या होगा, a1 होगा। दूसरे वाले का एरिया इसका क्या मान लो, एरिया मान लो a2। तो अगर मास को m को तुम a सिग्मा लिख सकते हो, तो a1 को क्या लिख सकते हो, मतलब m1 को क्या लिखोगे, m1 इक्वल्स टू a1 सिग्मा, यही तो लिखोगे। तो यहां से इसको अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, देखो इसको यहीं से लिखते हैं इधर, ये हो जाएगा हमारे पास r सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, ठीक है, m1 को क्या लिख सकते हैं, a सिग्मा 1, a1 सिग्मा, ठीक है, माइनस m2, फिर r1 तो इसके साथ है वो तो रहेगा ही, माइनस m2 और फिर r2 क्या हो गया, a2 और सिग्मा अपोन क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2, m1 क्या हो गया, a1 सिग्मा और m2 क्या हो गया, a2 सिग्मा, ये हो गया। यहाँ से सिग्मा को ऊपर भी कॉमन ले लेंगे और नीचे भी कॉमन ले लेंगे, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बचेगा आपके पास, a1 r1, यहाँ पे मैं r2 लगाना भूल गया ना, अंदर r2 और आ जाएगा, r2, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, a1 r1 माइनस a2 r2। आप सोच रहे होंगे r क्या है, ये पोजीशन है। अभी बात करेंगे जब आप निकालोगे ना x एक्सिस के ऊपर सेंटर ऑफ मास, तब क्या करोगे, यहाँ x1 x2 लिख दोगे, r की जगह, r1 r2 की जगह क्या कर दोगे, x1 x2। जब y के लिए निकालोगे तो यहाँ y1 y2 लिख दोगे, जब z के लिए निकालोगे तो यहाँ z1 z2 लिख दोगे। ये पोजीशन है, कोऑर्डिनेट है बेसिकली, r क्या है, पोजीशन है फिलहाल, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे मैं यहाँ निकालूंगा x के लिए सेंटर ऑफ मास, तो मैंने r लिया हुआ है क्योंकि रेडियस r रेडियस का सर्कल है, तो r लिया हुआ है इसकी पोजीशन को। अभी मेरे पास है नहीं ना किसके लिए निकाल रहा हूँ, क्या कोऑर्डिनेट है। जब x के लिए निकालूंगा तो x लिख दूंगा यहाँ जहाँ जहाँ r है, y के लिए निकालूंगा तो यहाँ y लिख दूंगा जहाँ r है वहाँ पे। तो a1 r1 माइनस a2 r2, m2 कहाँ से लिख दिया मैंने, m2 को तो लिख ही दिया ना हमने ये, तो a2, ठीक है, माइनस a2 r2 और अपोन में a1 माइनस a2, यही फॉर्मूला बचा है आपके पास। तो इसको थोड़ा ठीक करके लिख देते हैं, a1 r1 माइनस a2 r2 और क्या बच गया, a1 माइनस a2, ये बचा है फॉर्मूला। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला से ट्रंक्टेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना बड़ा आसान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब ये अगर आपको समझ आ गया है तो अब देखना क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान होगा। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ये बात समझ गए होगे ना आप। ये हमने इस बॉडी को, इसने तो कहा था भाई काट दिया हमने, बोले इस बॉडी को इतना काट रहा हूं, तुम बची हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास बताओ। तो हमने क्या बोला कि नहीं हमारे पास बॉडी पूरी है जिसका मास m1 है। तो बोले काटी वो कहाँ गई, बोले काटी उसको अब माइनस कर देंगे, तुम चाह रहे हो उतनी का ही निकाल के देंगे सेंटर ऑफ मास। रफ करते हैं। अब देखो एक शानदार क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, क्या कहता है देखो, फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कल ऑफ मास m, और शॉर्ट ट्रिक से फटाफट सोल्व होगा। अब देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये यूनिफॉर्म सर्कल, फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कल ऑफ मास m, यानी मास उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सर्कल में, अच्छी बात है। तो एक m मास का सर्कल है एंड रेडियस ऑफ 2r। कहता है कि सर्कल है, ये सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, और जिसका रेडियस है वो क्या है, जिसका रेडियस है वो 2r है। चलो इधर तो रेडियस देखने नहीं देगा हमें क्योंकि कैविटी निकालेगा यहाँ से, इधर देख लो रेडियस है 2r, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और रेडियस आप समझते हैं क्या होती है, ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r, स्मॉल सर्कल करो इसको, सॉरी इसको करेंगे स्मॉल सर्कल, पहले ले रहा है सर्कल बाद में कह रहा है डिस्क,
डिस्क अलग अलग केस हो जाएगा डिस्क में, है ना। सर्कल हो जाएगा डिस्क के लिए भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इसके लिए नहीं होगा। फॉर्मूला इसका रख देंगे एरिया की जगह। डिस्क का एरिया अलग होता है, सर्कल का एरिया अलग होता है, बस इतना ही डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं। इसे रेक्टेंगल निकाल ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्कल ऑफ रेडियस आर हैज, इससे एक छोटा सर्कल इसने अलग कर लिया, इसने एक छोटा सर्कल अलग कर लिया है और जिसकी रेडियस कहता है आर है। छोटे वाले सर्कल की रेडियस है ना वो क्या है, आर है। हैज बीन कट आउट, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क। फिर से डिस्क, ये क्वेश्चन लिखने में कहीं हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था ना। ऑफ सर्कल विद कैविटी, कैविटी के साथ, कैविटी के साथ मतलब खाली खोखला कर दिया, इसको काट दिया, यहाँ से निकाल लिया, एक सर्कल को फेंक दिया, छोटे सर्कल को, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को निकाल लिया और अब कहता है एरिया फाइंड आउट करो। फॉर्मूला लिखा था हमने थोड़ी देर पहले, उसी को दोबारा लिखेंगे। क्या था फॉर्मूला, आर सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू क्या था, A1 क्या था, एरिया फॉर वन फर्स्ट, बड़े वाले का एरिया, और क्या था साथ में R1 माइनस A2 और R2 और अपोन में क्या था A1 माइनस A2, ऐसा ही था। तो ऐसा भी इसमें भी ठीक वही चीज़ मान लेंगे, छोटे वाले हमने पूरा एक एरिया ये माना, उसके बाद छोटे वाले को माइनस कर देंगे। आसानी क्वेश्चन है, सिंपल है, वही चीज़ें करेंगे। तो इसके लिए क्या, अच्छा x कंपोनेंट के लिए निकालें कि y कंपोनेंट के लिए। इसको काटने के बाद मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको बीच से काटूं x एक्सिस के अलोंग, अगर मैं इसको x एक्सिस के अलोंग काटूं तो क्या ये ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया बराबर होगा? बिल्कुल ठीक होगा। अगर y एक्सिस के अलोंग काटूं तो देखो इधर से तो खोखला है, इधर का मास कम होगा, इधर का मास ज़्यादा होगा, तो सेंटर ऑफ मास y एक्सिस के अलोंग तो आ नहीं सकता, तो x एक्सिस के अलोंग ही आएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मान रहा हूँ 0 0, ये जो पॉइंट है ना इसको क्या मान रहा हूँ 0 0, रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो मानना ही पड़ेगा, सेंटर में मान लिया रेफरेंस पॉइंट। अब फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई करते हैं चीज़ों को। तो हमें x एक्सिस के अलोंग निकालना है, तो x एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले क्या A1 एरिया फॉर फर्स्ट, फिर x1 माइनस A2, फिर x2 अपोन में A1 माइनस A2, यही करेंगे। यहाँ लिख रहा हूँ इस साइड में नीचे, तो ये आपने किया, पता नहीं क्या घूम रहा है यार, इधर तरह तरह की चीज़ें आ गई हमारे आसपास, है ना। देखो तो यहाँ A1 एरिया, एरिया क्या है, सर्कल का एरिया आप सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर, और इसकी रेडियस क्या है 2r है, तो ये लिखा हमने पाई और r, ठीक है, और फिर 2r, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई 2r स्क्वायर, पाई 2r स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया, इनटू में x1, इसका x कोऑर्डिनेट है क्या, बड़े वाले सर्कल की बात हो रही है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू क्या है, x एक्सिस पे बड़े वाले सर्कल के लिए 0 है, देखो x भी 0 और y भी 0, सेंटर बड़े वाले सर्कल का सेंटर माना है ना, तो x भी 0 और y भी 0, यही होगा। तो इसका मतलब इनटू 0 माइनस, अब छोटे वाले सर्कल की बात होगी, तो छोटे वाले सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर और इनटू x2, मतलब इसके लिए x की वैल्यू क्या है, तो ये डिस्टेंस r हो गई कि नहीं होगी, ये डिस्टेंस r हुई कि नहीं हुई, अरे ये r है इसकी रेडियस, तो ये डिस्टेंस भी तो r है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r 0, x की वैल्यू तो यहाँ पे r है, ये x एक्सिस मान रहे हो ना आप, x एक्सिस पे यहाँ 0 मान रहे हो, तो ये r हो गया, तो r और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या तो मत 0 होनी है ना यार, y पे तो आएगा ही नहीं, अलोंग द y एक्सिस तो फाइंड ही नहीं होने वाला ये। तो क्या करें, रख दो इनटू में r, ठीक है, फिर अपोन में A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी पाई r, पाई 2r स्क्वायर, A1 माइनस A2 पाई 2r स्क्वायर और माइनस पाई r स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको, सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। क्या क्या कर रही है, x के लिए सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं x एक्सिस पे, अलोंग द x एक्सिस,
उसी के लिए निकालना पड़ेगा ना हमें। आप देखो पाई 2r का स्क्वायर करोगे तो पाई 4r स्क्वायर इंटू 0, 0 हो गया, खेल ख़त्म। पाई r स्क्वायर इंटू r यानी माइनस पाई r की पावर हो गई क्यूब अपॉन, ठीक है, अपॉन में पाई r 4 पाई r, 4 आ गया ना, 2 को स्क्वायर करोगे तो 4 और 4 पाई r स्क्वायर और माइनस हो गया पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, 3 पाई r स्क्वायर बच जाएगा। तो माइनस पाई r की क्यूब हो गई और अपॉन में क्या हो गया, यहाँ से बच गया 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर, जो कटता है काट दो। r स्क्वायर से 2r तो चले जाएंगे, एक ही r बचेगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा यहाँ से -1/3r, या फिर मैं सीधा लिख दूँ -r/3, -r/3। ये आया है हमारे पास, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा -r/3 पे। तो इस सर्कल का जो बची हुई कैविटी है ना, अब यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। देखो एक बार, ये जो कैविटी है ना, इसके कैविटी के कहाँ, -r/3 पे, -r/3 पे, यानी x एक्सिस की वैल्यू तो क्या हो जाएगी -r/3 और y एक्सिस की हो जाएगी 0। इस पे ये होगा सेंटर ऑफ मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये होगा। बोलोगे सर y एक्सिस पे कैसे नहीं हो सकता, रख के देख लो, डाउट क्यों करते हो, रख के देख लो ना, समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, समझ में आएंगे। देखो पता नहीं ये यार क्या मतलब क्या हो रहा है, राम मतलब समझ से बाहर है हमारे, क्या चल रहा है इधर, क्या कुछ भी आ रहा है यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ हो जाएगा x यानी y के लिए सेंटर ऑफ मास अगर आप निकालना चाहते हैं, रखिए a1 रख दोगे, a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन में a1 माइनस a2 y1 की वैल्यू इसके लिए 0 है। पहले बड़े सर्कल के लिए 0 0 माना ना आपने, यहाँ सेंटर में, उसका तो सेंटर में ही सेंटर ऑफ मास होता है, तो 0 0 है। और x2 यानी छोटे वाले सर्कल के लिए उसका भी सेंटर में है, तो यहाँ देखो r, इसकी वैल्यू तो r है, x की वैल्यू तो पर y की तो 0 है, तो 0 ही आना है, चाहे फाइंड करो चाहे मत करो। तो y के लिए जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो क्या आएगा, 0। आई होप आप समझ चुके होंगे ये कंसेप्ट से कितने आसानी से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अगर यहाँ एक रेक्टेंगल लिया होता, आपके लिए क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, प्रैक्टिस करना। एक रेक्टेंगल ले लिया होता आपने, है ना, एक रेक्टेंगल लिया होता, जैसे रेक्टेंगल होता है ऐसा, और आपको बोलता कि इस रेक्टेंगल का, हालांकि क्वेश्चन दूसरे मेथड से भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये बेस्ट है। तो अब यहाँ से आपको बोलता है कि एक छोटा रेक्टेंगल इसमें से माइनस कर दो, और इस बार आपको रियल वैल्यूज दे दी। आपको बोलता है कि इसकी लेंथ है ना, इसकी लेंथ मान लो आपको दे दी है 10 मीटर, और इसकी विड्थ आपको देता है 5 मीटर, 5 मीटर, इसकी विड्थ आपको 5 मीटर देता है। और जो अंदर छोटे वाला रेक्टेंगल है उसके लिए लेंथ दे देता है आपको 2 मीटर, और विड्थ आपको देता है, मान लेते हैं 1 मीटर। ये खोखला कर देता है इतना इसको। तो बचा हुआ जो आपके पास पोर्शन है उसके लिए आप फाइंड आउट करो सेंटर ऑफ मास। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर फाइंड आउट करके कमेंट में राइट डाउन कर देना। आसान है, वैसे ही निकलेगा। एरिया निकालोगे, x की वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू रखोगे, फाइंड आउट हो जाएंगी चीज़ें। और शुरू में जो फॉर्मूलाज बताए थे वो ज़रूर याद रखने हैं। तो ये आपका सिंपल कंसेप्ट है। वैसे थ्योरेटिकली भी इसको पढ़ सकते थे, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं। तो यही सब था कि भाई अगर आपके पास कोई ट्रंक्टेड बॉडी हो, कोई बॉडी ऐसी हो कि ट्रंक्टेड यानी जिसको खोखला कर दिया गया, और फिर आपको पूछ रहा होगा सेंटर ऑफ मास, तो ये कंसेप्ट लगाओ और हो जाएगा। बड़े वाले उसको कंप्लीट मान लो, और जो निकाला है जो पोर्शन उसको फिर लाके ओवरलैप कर दो, तो बड़े वाले के मास में से छोटे वाले का मास माइनस कर दो, हो जाएगा। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने निकाला था, इसको लर्न कर लेना आप फॉर्मूला को, ठीक है। सो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो ये था सिंपल हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने समझा कि एरिया ऑफ ट्रंक्टेड ऑब्जेक्ट्स
कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर इस पे आपको और क्वेश्चंस चाहिए कि सर और क्वेश्चन सोल्व करके बताओ कि ट्रंकेटेड ऑब्जेक्ट्स का एरिया कैसे फाइंड आउट करें, तो आप नीचे कमेंट में राइट डाउन करिए, और क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।